Hello students, myself Dr. Ravin Kumar and today I am explaining Howard Set model of consumer buying behavior. So before starting this lecture, please subscribe my channel. सेट मॉडल को हावर्ड सेट मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हावर्ड सेट मॉडल दो लोगों के नाम को मिला करके बनाया गया। तो वो दो लोग कौन थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस मॉडल गिवन बाय जॉन हावर्ड और दूसरा जगदीश सेठ। इन दोनों के सरनेम को मिलाकर के इस मॉडल का नाम दिया गया हावर्ड सेट मॉडल। और ये मॉडल कब दिया गया था? इन द ईयर ऑफ 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें लर्न करना है कि क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि हार्वर्ड सेट मॉडल कब दिया गया था, तो उसका आंसर होगा 1969। हार्वर्ड सेट मॉडल किसने दिया था, तो वहां पे आपको बताना है जॉन हार्वर्ड एंड जगदीश सेठ। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये होगा कि हार्वर्ड सेट मॉडल दो लोगों ने दिया, जॉन हार्वर्ड, जगदीश सेठ। इन दोनों के सरनेम को मिलाकर के इस मॉडल का नाम बनाया गया हार्वर्ड सेट मॉडल। कब दिया गया? 1969 में दिया गया। राइट। दूसरी चीज हमें इसमें ये देखना है कि इस मॉडल के अंदर कस्टमर को हर एक पॉइंट पर प्रॉब्लम सॉल्विंग रखा, यानी कि जो मॉडल है ये कैसा मॉडल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मॉडल है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मॉडल किसे कहा जाता है, तो वहां पे भी आंसर क्या होगा? हार्वर्ड सेट मॉडल ही होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे रहता है? क्योंकि इस मॉडल में हर स्टेज पे कस्टमर बस अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक, जैसे इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसी माइंड में आई, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। हम कुछ भी चीज़ हम लोग परचेस करते हैं तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम होती है। हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, चाहे हम वो वॉच परचेस करें, चाहे शूज परचेस करें, चाहे हम लोग कुछ भी परचेस करें, तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम छिपी होती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करने के लिए, क्या सोल्यूशन करने के लिए हम कहाँ देखते हैं? किसी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि हमें मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा तो इस प्रोडक्ट से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हमने प्रॉब्लम आया, हमने सोचा और अकेले, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स, कई सारी प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हार्वर्ड सेट मॉडल। सो इन दिस मॉडल customer put on a problem solving approach at every step of the way with different variable influencing the course of the journey। तो इस अप्रोच के अंदर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, इंटरनल वेरिएबल्स भी होंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी होंगे, जो आपके इस पूरी जर्नी को अफेक्ट करेंगे, यानी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे परचेस करने के लिए और ना परचेस करने के लिए भी। राइट। हियर इज द थ्री लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि कस्टमर जब भी कोई चीज परचेस करता है तो उसके पीछे थ्री लेवल होते हैं, यानी कि तीन तरह के प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हुए निकलता है। पहला एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थर्ड वन इज हैबिचुअल रेस्पॉन्स बिहेवियर। यानी कि इन लेवल के बेसिस पर ही उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिपेंड होता है। चलिए मैं एक एक करके इन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। Extensive problem solving means customer know nothing about the product they are seeking or the brand that are available to them. They are in active problem solving mode to find a suitable product. यानी कि इस प्रॉब्लम में जो कस्टमर है उसे कुछ पता ही नहीं है, ना तो उसे प्रोडक्ट के बारे में पता, ना उसे ब्रांड के बारे में पता। प्रॉब्लम तो पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा, किस प्रोडक्ट से मिलेगा, मैं किस प्रोडक्ट को परचेस करूं, किस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस करूं, ही डोंट नो अबाउट इट। वो कुछ नहीं पता उसको इसके बारे में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। Now the second level of decision making is limited problem solving. Limited problem solving मतलब now that customer have more information. Now that customer have more information, they slow down and begin comparing their choice. यानी कि इस लेवल में क्या होता है कि कस्टमर को कुछ पार्ट के लिए नॉलेज होती है, उस पर इंफॉर्मेशन है, उसे पता है कि मुझे क्या परचेस करना है, किस ब्रांड की चीज परचेस करनी है, क्या प्रोडक्ट परचेस करना है, वो पता है उसको। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको सुनाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर को वॉच परचेस करनी है। अब इस एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं कि वॉच नंबर 1, वॉच नंबर 2 एंड वॉच नंबर 3। ये वॉच नंबर से हम यहाँ पे कंपनी या ब्रांड भी रख सकते हैं, जैसे कि एक फास्ट ट्रैक है, एक टाइटन है, एक टाइमेक्स है, या अदर कंपनीज की वॉचेस है। उसको पता है कि ये इस ब्रांड की वॉच होती है। अब वो क्या करेगा? वो कंपैरिजन करना शुरू करेगा कि मुझे इसमें से बेस्ट कौन सी वॉच मेरे लिए रहेगी, वो उसमें कंपैरिजन करना शुरू करेगा। ऐसी एग्जांपल हम मोबाइल का भी ले सकते हैं। मुझे मोबाइल परचेस करना है, मुझे पता है कि मोबाइल में बजट मेरी चॉइस क्या है, मुझे एमआई का ले सकता हूँ, सैमसंग का ले सकता हूँ, या मैं
आईफोन की तरफ जा सकता हूँ या व्हाटएवर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसकी जो चॉइस है, जो उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स मोबाइल हैं या बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, उनमें क्या करना है, बस केवल कंपैरिजन करना है। यानी कि वो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है कि मुझे इसी प्राइस रेंज में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट वो चाहता है। सो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि कस्टमर है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द ब्रांड, and starting comparison between them. This is called limited problem solving. Now the third level of decision making is habitual response behavior. अब जैसा कि इसके नाम में आप देख रहे हैं हैबिचुअल, यानी कि एक कस्टमर क्या है यहाँ पे, किसी भी चीज के लिए वो हैबिचुअल है, उसके हैबिट में वो चीज। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर आर फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल द चॉइस दे हैव एंड नो विच ब्रांड दे प्रेफर। यानी कि यहाँ पे कस्टमर अपनी चॉइस के बारे में उसे पता है कि उसे क्या परचेस करना है, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेस करना है, ये उसे पता है कि क्या ब्रांड परचेस करनी है, क्या प्रोडक्ट परचेस करना है, वो चीज के बारे में हैबिचुअल है। एवरी टाइम दे मेक डिसीजन, दे नो वेयर टू गो। उन्हें पता है कि जब भी उसे कुछ परचेस करना है, उसे पता है उसे कहाँ जाकर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सकते हैं टूथपेस्ट, अब उसे टूथपेस्ट परचेस करना है, तो टूथपेस्ट जनरली हम लोग घरों में जो टूथपेस्ट रेगुलरली यूज करते हैं, हम उसके हैबिचुअल होते हैं, हम जनरली वही टूथपेस्ट यूज करते हैं, यानी कि ब्रांड भी वही चाहिए, प्रोडक्ट भी वही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से मार्केट में जाएंगे, सिंपल वही ब्रांड का टूथपेस्ट हम लेकर के वापस कर पा जाएंगे। ठीक है ना, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, तो हम यहाँ कोई कंपैरिजन कर रहे हैं और ना ही हम इतने वो है कि हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, क्या कौन सी ब्रांड लेना है, नहीं पता है हमें उसके बारे में, कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे डेली यूजेस में होते हैं जो हमें पता होता है और हम उन्हीं को यूज करते हैं। फिर चाहे वो ब्लैक कोई कॉफी पीने वाला हो, चाहे वो टी पीने वाला हो, चाहे वो अदर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो रिफाइंड को ले लीजिए, बहुत से लोग जो रिफाइंड यूज करते हैं वही करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी होता है कि बार्बर जो शॉप होती है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर वही उसी बार्बर पे जाते हैं जो वो रेगुलरली यूज करते हैं। तो इससे इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं हैबिचुअल रेस्पॉन्स बिहेवियर। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्वर्ड सेट मॉडल। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, डरावना लग रहा है, लेकिन इतना डरावना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। बस हमें करना क्या है, हमें जस्ट इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, मतलब अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे। बस हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ना 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2 और ये नंबर 3। अब इन 3 बॉक्स में है क्या, पहला बॉक्स में क्या है, पहला बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, इनपुट। सेकंड बॉक्स में क्या दिख रहे हैं, सेकंड बॉक्स में आपको दो नाम दिख रहे होंगे, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट्स एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स। थर्ड में क्या दिख रहा है, आउटपुट। इसके अलावा एक वेरिएबल और होता है, दैट इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स, यानी कि जो इस मॉडल को अफेक्ट करता है, कहां से, बाहर की तरफ से। तो हमें क्या याद रखना है, इसमें से 4 चीजों को याद रखना है। पहला, नंबर 1 इनपुट्स, नंबर 2 ये यानी कि परसेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स और लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट्स, नंबर 3 आउटपुट, और नंबर 4 जो एक्सटर्नल वेरिएबल जो बाहर की तरफ से आ रहे हैं। रिमेंबर रहेंगे ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, इन चारों पॉइंट्स को कि इनमें होता क्या है, फिर मैं रिवर्ट बैक इस मॉडल पे आता हूं, फिर मैं आपको इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा था, वहां पे हम क्या बात करते थे, 4 स्टेप्स की हम लोग बात कर रहे थे। उनमें से पहला स्टेप्स क्या था, इनपुट्स, सेकंड परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स, थर्ड आउटपुट्स एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल वेरिएबल्स। यानी कि ये वो 4 कॉमन वेरिएबल्स हैं जो उन 3 लेवल, कौन सी 3 लेवल जो हमने पीछे स्लाइड्स में एक्सप्लेन की थी, एक्सटेंसिव, लिमिटेड एंड हैबिचुअल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लेवल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उनमें से पहला क्या है, इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब ये हो गया, यानी कि एक कस्टमर को वो ड्राइव कहाँ से मिल रही है कुछ परचेस करने के लिए, ड्राइव कह लीजिए या स्टिमुली के लिए, मतलब कोई कारण कि कोई प्रोडक्ट क्यों परचेस करे, ये कस्टमर के अंदर ये ड्राइव कैसे क्रिएट हो रही है। तो 2 तरीके से क्रिएट होती है, या तो उसकी उसे जरूरत है, नीड है तो उसे परचेस करेगा, या उसकी खुद को इच्छा है, वांट से है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो परचेस करेगा, या
तीसरा होता है कि कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कंज्यूमर के माइंड में वो एक ड्राइव क्रिएट करती है या एक स्टिमुलस क्रिएट करती है एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, या आपके फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या ऑनलाइन पे हम अपना कुछ सर्च कर रहे हैं, वहां से कुछ देख के वहां से, यानी कि ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, इनपुट्स में आती हैं। यानी कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स जिससे कस्टमर को एक ड्राइव मिलती है कुछ परचेस करने के लिए, जिसके थ्रू वो चीजों को परचेस करें। सो ये तो आपका हो गया इनपुट्स। Inputs are the ads a consumer may view for a certain product or even opinions from online reviewers, family members and friends. ठीक, अब जब उसको ये स्टिमुली मिल जाती है, यानी कि उसके अंदर एक ड्राइव क्रिएट हो गई कि मुझे ये परचेस करना है, अब वो क्या करता है, सेकंड स्टेप क्या आता है इसका, परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स। जब उसको एक स्टिमुलस मिल जाता है तो उसके माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलर नीड्स, वांट्स को लेकर के क्या बनता है, उसके माइंड में एक अपना परसेप्शन क्रिएट होता है, या उसके खुद के कुछ बिलीफ्स होते हैं, खुद की अपनी पास्ट लर्निंग्स होती है, उसके बेसिस पर वो अपनी एक रिसर्च करता है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है। जब जब वो अपनी पूरी लर्निंग कर लेता है, ऑल्टरनेटिव्स या जो भी अपना उससे बेस्ट से बेटर चूज करना है, व्हाटएवर वो जो भी एक परचेस डिसीजन जो होता है, परचेस प्रोसेस जो होता है, वो उसके थ्रू गो थ्रू होता है। उसके बाद फाइनल थर्ड स्टेप आता है, दैट इज आउटपुट्स। अब आउटपुट किस चीज का आएगा, आउटपुट यानी कि या तो परचेस करना है या परचेस नहीं करना है। सो आउटपुट्स कंबाइन इनपुट्स एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स which result in the consumer's final decision about a product or brand. फाइनल डिसीजन, अब फाइनल डिसीजन दो ही होगा, या तो परचेस करेंगे या परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये कॉमन वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए, जो कि ये कंज्यूमर इससे गो थ्रू होता है, इनपुट, देन परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स, देन आउटपुट। अब इन तीन वेरिएबल्स के बेसिस पे भी एक वेरिएबल्स और भी है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल है जो इन तीनों वेरिएबल्स को, इन ऊपर के जितने भी तीन वेरिएबल, इन तीन वेरिएबल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यानी कि कोई वेदर कंडीशन है, यानी कि मौसम के बेसिस पर, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात का मौसम है, आप चीज़ों को परचेस तो करना चाहते हैं लेकिन बरसात हो रही है, उसकी वजह से आप अपना चीज़ों को परचेस नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेड, मिल्क, ऐसे बहुत सी चीज़ होती है जो गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, नीड है, खरीदना भी है उनको, लेकिन वो बल्क में नहीं खरीद के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए चीज़ों खरीदता हूँ। तो ये भी एक वेरिएबल है जो कि कंज्यूमर के डिसीजन पर क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। So the external variables include unrelated stimuli that may still influence the consumer purchase decision such as weather. ठीक है, तो ये वो चार फैक्टर्स हैं, वो चार स्टेप्स हैं जो कि इस हार्वर्ड स्टेट मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको वापस उस डायग्राम पर लेके चलता हूँ जहां पर मैं आपको ये सारी चीजें जो भी स्टेप्स हैं वो क्लियरली समझाता हूँ। चलिए, तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना, मतलब वैसे मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो हम यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया कि इस डायग्राम के अंदर 4 लेवल्स हैं, उसमें से फर्स्ट इनपुट्स, इनपुट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और दूसरा ये परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट, थर्ड इज आउटपुट्स, एंड फोर्थ मैंने आपको बताया था एक एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो होता है जो भी इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका इनपुट, जैसा मैंने आपको भी समझाया कि इनपुट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वो कस्टमर को एक ऐसी कौन सी ड्राइव या स्टिमुलस जो क्रिएट हो रहा है, जो उसको मिल रहा है, जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ चीजों को परचेस करने के लिए। तो वो क्या होता है, कंपनी के द्वारा दिए गए एड्स के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू, है ना, ये सारे क्या आते हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलस इनपुट फैक्टर्स कह लीजिए या इनपुट्स वेरिएबल्स कह लीजिए, जहां से कस्टमर को एक ड्राइव मिल रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस चीज आप देख पा रहे हैं, ये जो एरो बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक ड्राइव क्रिएट हो रही है, यानी कि स्टिमुलस उसको मिल रहा है। तो अब उसे का स्टिमुलस मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, अटेंशन क्रिएट करेगा, अगर वो अपने स्टिमुलस से एग्री है तो। ठीक है, यानी कि उसको एक कॉजेस मिल गया, एक कारण मिल गया चीजों को परचेस करने का, तो वो अटेंशन में चला जाएगा। अटेंशन में जाने के बाद तो उसका क्या बन जाएगा, एक परसेप्शन क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, वो अपना एक परसेप्शन क्रिएट करेगा, कस्टमर अपना सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरो स्टिमुलस से ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ये क्यों जा रहा है भाई, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि स्टिमुलस एम्बिग्युइटी होती है। तो
स्टिमुलस, एम्बिग्यूटी मीन्स कि स्टिमुलस तो मिला, लेकिन अभी क्या है, अभी उस पर्टिकुलर जो स्टिमुलस को मिला हुआ है, कार्ड मिला हुआ है, उसमें उसका परसेप्शन क्लियरिटी नहीं है, यानी कि अस्पष्टता है उसको लेकर के। तो वो क्या करेगा, वो अगेन चला जाएगा किसमें, सर्च में, अगेन सर्च में चला जाएगा। तो वो अगेन सर्च कहाँ से करेगा, अगेन सर्च फिर से वापस वो जितने भी इनपुट्स हैं, और इनपुट्स कहाँ से हैं, उस जो पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसका डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि उसकी प्योरिटी, यानी कि सर्विस अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों पे बेसिस पे वो फिर से अगेन सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो फिर से अगेन यही प्रोसेस अपनाएगा, अगेन स्टिमुलस में जाएगा, फिर से टेंशन, फिर से परसेप्शन। तो ये प्रोसेस इसमें रहता है, यानी कि परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट में। यहाँ एक परसेप्शन क्रिएट करता है एक कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। तो जैसे ही उसका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, फिर अब नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, अब देखिए परसेप्शन क्रिएट हुआ, ये अब नेक्स्ट मोटिव, देन चॉइस क्राइटेरिया, देन ब्रांड कंपैरिजन, और एक और पॉइंट, ये लाइन एरो आपकी हम जिस तरह एरो जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सीधा अटेंशन में जा रहा है। अब ये क्यों है, इतने सारे एरोस, ये सब चीजें क्यों है, क्योंकि उसका परसेप्शन तो बन गया है। अब परसेप्शन के बेसिस पर वो कहाँ जा रहा है, लर्निंग कंसेप्ट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर चीजों को वो लर्न करता है, यानी चीजों को समझता है। अब समझेगा तो कई सारी चीजें होती हैं, यानी कि वो अपना उनमें कंपैरिजन भी करेगा, उसके चॉइस जो प्रोडक्ट लेने के कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं कि जो प्रोडक्ट उसे चाहिए वो किस प्राइस रेंज में चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, ये कई सारे चॉइस क्राइटेरिया भी होते हैं। तो उसके बेसिस पर वो सर्च करता है प्रोडक्ट वो क्यों ले रहा है, उसके पीछे मोटिव, उसके पीछे मोटिव क्या है उसका, वो भी एक फैक्टर होता है। दूसरा, इन सब के बीच में वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसीजन भी लेता है, यानी कि ब्रांड कंपैरिजन भी करता है। ये सब चीजें कब हो रही है, जब वो उसका परसेप्शन बन चुका है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे लेना है। उसके बाद वो जाकर के वो मोटिव बनाता है, चॉइस क्राइटेरिया क्या रखता है, ब्रांड कंपैरिजन करता है, ये सारी चीजें करता है। ये सब करने के बाद अगर ये सब कर लिया तो फिर को क्या बनता है, उसका एक अपना एटीट्यूड बन जाता है, चीज को परचेस करने के लिए एटीट्यूड बनेगा, देन उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होगा। अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ब्रांड कंपैरिजन के बाद कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, ब्रांड कंपैरिजन के बाद एटीट्यूड भी क्रिएट हो रहा है। जब चीज ये सब क्रिएट हो गया, देन वो कहाँ चला जाएगा, इंटेंशन, यानी कि अब उसको प्रोडक्ट को परचेस करने की पर्टिकुलर वजह मिल जाती है, उसका इंटेंशन क्रिएट हो जाता है कि अब मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज आउटपुट, यानी कि अब उसको डिसीजन लेना है परचेस करने का, यहाँ पे वो परचेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं जो एरो कभी मोटिव में जा रहा है, कभी चॉइस क्राइटेरिया, कभी ब्रांड कंपैरिजन, कभी यहाँ से। तो हम आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ लेवल बताए थे, दो हैबिचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल था, एक लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग ना था, दूसरा एक एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग था। तो अब यहाँ पे वो लेवल के बेसिस पे भी चीजें फिट होती हैं। जैसे कि अगर पहला एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल है, तो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कस्टमर जिसे बिल्कुल भी जान नॉलेज नहीं है किसी भी प्रोडक्ट और ब्रांड को लेकर के, he don't know anything about the product, about the brand। तो अगर इस तरीके का अगर कोई कस्टमर है तो वो अपनी परचेसिंग डिसीजन कहाँ से स्टार्ट करता है, ये यहाँ से, ये बिल्कुल ये इनपुट सर्च से, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि वो यहाँ से अपने स्टिमुलस, परसेप्शन और वो इन सभी से होता हुआ गुजरता है, मोटिव भी बनाता है, चॉइस क्राइटेरिया भी जाता है, ब्रांड कंपैरिजन भी करता है, एटीट्यूड भी बनाता है, इंटेंशन करता है। ये सारे के सारे प्रोसेस, सारे सारे स्टेप को फॉलो करते हुए तब जाके वो डिसीजन लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उस केस में क्या होगा, लिमिटेड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, यानी कि कस्टमर को यहाँ पे नॉलेज होती है, लिटिल बिट नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज होती है। तो अब यहाँ पे जब उसे नॉलेज है, यानी कि उसका ये स्टिमुलस, इंटेंशन एंड परसेप्शन पहले से बना हुआ है, यानी कि ये इतना पार्ट उसका पहले से क्रिएट है लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब उसको करना क्या होता है, ये लर्निंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करना होता है, यानी कि वो क्या करेगा, ब्रांड कंपैरिजन, चॉइस क्राइटेरिया, ये और मोटिव्स, ये चीजें वो यहाँ पे करता है अगर उसकी लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो, लेवल है तो। ठीक, तीसरा आता है, लास्ट है हैबिचुअल रेस्पॉन्स। हैबिचुअल रेस्पॉन्स क्या होता है, हैबिचुअल रेस्पॉन्स क्या होता है, हैबिचुअल मतलब होता है कि वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में सब कुछ पता है, ही नो एवरीथिंग। वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए हैबिचुअल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि टूथपेस्ट लेना है, उसे पता है कि कौन सा टूथपेस्ट लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ही नो वेरी वेल अबाउट दैट।
तो अब जब उसे इस तरीके का अगर कस्टमर है तो अब उसे यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसे यहाँ पे ब्रांड कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, चॉइस क्राइटेरिया करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा उसका परसेप्शन पहले से बना हुआ है, तो परसेप्शन से एक सीधा आप एरो ये देख रहे हैं, ये एरो ये साथ सीधा ये कहाँ गया, ये इधर, ये पूरा ये यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे क्या आ गया, इंटेंशन में आ गया। सिंपल इंटेंशन क्रिएट करेगा, जाके अपना प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही क्रिएटेड है। ये किसमें होता है, ये हैबिचुअल रेस्पॉन्स लेवल, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर यहाँ पे कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल कोई सा भी हो, इस मॉडल में उसका आंसर है। फिर चाहे वो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो हैबिचुअल रेस्पॉन्स लेवल हो, इसमें सारे सारे जितने भी तरह के कस्टमर हैं सभी की अपना प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिल जाता है। इसलिए इस मॉडल को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। दूसरी चीज, एक और चीज आप इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक डॉटेड लाइन के एरो भी हैं, जो कि हम मिस किए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, डॉटेड लाइन के जो एरो आप देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन के जो एरो आप देख रहे हैं, ये आप लोग गौर करिए, देखो हर एक के बाद, जैसे ये अटेंशन, परसेप्शन, ये डॉटेड लाइन होता हुआ कहाँ जा रहा है, ओवर सर्च। देखिए ये भी सर्च में गया। फिर चाहे वो मोटिव के बाद, मोटिव से, एटीट्यूड से, ये सभी से एरो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके मिल रहा है। ये जितने भी डॉटेड लाइन एरो आप देख पा रहे होंगे, ये सभी के सभी डॉटेड लाइन एरो कहाँ से जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, सर्च में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। फिर चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे परचेज से हो, चाहे वो किसी भी लेवल से हो, तो ये सर्च में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सर्च वाला पार्ट है ना, वो कस्टमर किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकता है। सर्च तो वो कहीं से भी कर सकता है ना। फिर चाहे वो लेवल उसका मोटिव का खरीदने का हो, चाहे वो चॉइस क्राइटेरिया का हो, चाहे वो किसी भी चीज का उसका लेवल, तो सर्च तो वो किसी भी फेज से स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पे चॉइस क्राइटेरिया में है, अब चॉइस क्राइटेरिया में है तो वो जाहिर सी बात है चॉइस क्राइटेरिया में अपनी क्वालिटी को भी देखेगा, प्राइस को भी देखेगा, सर्विस को भी देखेगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को भी देखेगा। तो अब इसको भी इसको नॉलेज चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सर्च करने जाएगा, तो वो सर्च करने यहाँ से चला जाएगा। परचेस करने के बाद भी चीजों को सर्च में जा सकता है, इसलिए ये डॉटेड लाइन सभी की सभी सर्च में जा रही है, ठीक। दूसरा हम देख रहे हैं परचेस करने के बाद एक डॉटेड लाइन यहाँ पे आ रही है, ये सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात है, आदमी प्रोडक्ट परचेस करता है, यूज करता है, सेटिस्फाइड होता है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर वो क्या करता है, ब्रांड कंपैरिजन में मूव कर जाता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर वो क्या करता है, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाता है, दूसरे प्रोडक्ट की ब्रांड के साथ कंपैरिजन करता है। ब्रांड कंपैरिजन करेगा, फिर से कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, फिर से परचेस करेगा, फिर चीजें चलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। सो दिस इज द हार्वर्ड सेट मॉडल। आई होप कि आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर लर्निंग दिस मॉडल। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मॉडल आपको अच्छे समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।